सबसे पहले तो पीपीएससी देखता है कि आपका एकेडमिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और तीसरा नंबर होता है इंटरव्यू का। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर कोशाए गंदम को जला दो। हमारा माशरे में फ़ायदा तो सिर्फ इस बुनियाद पर है ना कि हम अपने नॉलेज की रिफ्लेक्शन दें, हमारा नॉलेज यूज़फुल और फ्रूटफुल। मेरी बात याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा जो गुर है ना, वो अडाप्टेबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मंजूर हुसैन असद साहब। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली पीपीएससी का टेस्ट जो है वो क्लियर किया है और पीपीएससी में ये टॉपर रहे हैं। और मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि ये 5000 से ज़ायद टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमें ये कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप पीपीएससी का टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जो पीपीएससी का टेस्ट है वो क्लियर क्यों किया जाता है। आप बेशक टीचिंग की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बेशक वो 9th स्केल है, 14 है, 16 है, 17 स्केल है, आपको पीपीएससी का जो टेस्ट है वो क्लियर मस्ट करना पड़ता है। तो आज से बात करते हैं और इनसे और पूछते हैं कुछ हमें स्ट्रेटेजीज या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स कोई ऐसे बताएं कि जिनसे पीपीएससी का जो टेस्ट है वो क्लियर करना आसान हो जाए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह आपने पीपीएससी का जो टेस्ट था वो क्लियर किया, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अगर कोई टेस्ट क्लियर करना चाहता है उसे आप क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज बताना चाहते हैं, प्लीज़ वो कुछ बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2014 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 एग्ज़ाम दिए थे। हेड मास्टर के लिए एक एग्ज़ाम दिया था और एक एग्ज़ाम मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए दिया था। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसका रिज़ल्ट पहले अनाउंस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें टॉपर था। और उसके बाद में इंटरव्यू के थ्रू मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी सेलेक्ट हुआ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में। उसके बाद मेरी जॉब कुछ अर्सा तक जुमरा में रही। अभी रिसेंटली मेरी जो जॉब है वो कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में जारी है और मैं ट्रेनिंग्स के साथ वाबस्ता हूँ। बहुत सारे वेन्यूज़ पर मुख्तलिफ़ लोगों को इस तरीके से टिप्स दी हैं और मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपनी जॉब्स जब कोई अनाउंस होती हैं तो उन जॉब्स के सिलसिले में इनको हायर किया जाता है कि आप हमारे जो जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ और टेस्ट के लिए अप्लाई किया है उनमें से जो उनकी एक ख़ास क्रीम है, जो अच्छे लोग हैं वो उनको ढूंढा जाए, उनको सिलेक्ट किया जाए और उनको ढूंढने के बाद इनके हवाले किया जाए कि ये लोग जो हैं ना वो टॉपर हैं, ये लोग अच्छे हैं इस फील्ड में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी में जो कामयाबी है उसके वो 3 मराहल होते हैं। पहला सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है कि जो आप पीपीएससी का टेस्ट है वो कौन सी एजुकेशन या कौन सी डिग्री की बेस पे दिया जा सकता है? ठीक है, वो प्लीज़ हमें डिग्री के बारे में थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। ये सबसे पहले तो पीपीएससी देखता है कि आपका एकेडमिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और तीसरा नंबर होता है इंटरव्यू का। अब एकेडमिक्स में जो भी है वो हम पीछे कर चुके हैं, उसमें हम अपना कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमें जो तैयारी करना होती है वो टेस्ट के लिए होती है और इंटरव्यूज़ के लिए होती है। एकेडमिक में प्लीज़ आपसे मैं पूछा, एकेडमिक में यानी कि कौन सी, यानी कि मास्टर, एमफिल या पीएचडी को किस डिग्री की बेस के ऊपर यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं पीपीएससी के टेस्ट में? अब ये डिपेंड करता है कौन सा महकमा पीपीएससी को कह रहा है कि आप हमारे लिए बंदे रिक्रूट करें। फॉर एग्जांपल जो पुलिस की भर्ती आती है सम टाइम वो बीए बेस होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे लिए जो है ना वो सब इंस्पेक्टर्स जो है ना वो भर्ती करके हमें दें और उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीए होनी चाहिए। मैक्सिमम की तो वो कितने भी लोग आ जाते हैं, उसमें एमएससी भी आ जाते हैं। टीचिंग के लिए जैसे वो एमएससी है 2nd डिवीज़न के साथ, और यही है वो लेक्चरर के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, एचएम के लिए, ठीक है, इन सब के लिए यही क्वालिफ़िकेशन है। डिपेंड करता है कि महकमा कौन सा है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती के लिए कह रहे हैं। अब वो जिस तरह का महकमा होगा उसी तरह का ही सारा उसका वो तालीम उसका और प्रोसेस होगा, वो टेस्ट भी उसी तरह का ही तैयार होगा जो उस महकमे की रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने वाला फेल है इतने वाला पास है। हमने देखना होता है कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना वो 20 उनको पिक कर लें, जो टॉप 20 हैं या टॉप 30 हैं उनको पिक कर लें, जितने भी हैं उनमें से। इससे हम आमतौर पर अंधों में काना राजा, ठीक है, हम देखते हैं कि बाकियों की निस्बत जो बेहतर है वो हमारे लिए बेहतर है। एनआरटी तो पीपीएससी के जितने भी टेस्ट होते हैं ये बात याद रखने की है, वो सारे एनआरटी बेस्ड होते हैं, वो मेरिट्स चेंज होते रहते हैं।
अच्छा सर, इसमें जो मार्क्स की यानी कि डिवीजन होती है वो बिल्कुल आम टेस्ट की तरह होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपके 2 एमसीक्यूज गलत है उसकी बेस पर आपका एक और नंबर यानी कि कट होता है, इस तरह का कोई सीन है या सिंपल टेस्ट की जिस तरह मार्किंग होती है वो वाला सीन? नंबरिंग में ये है कि पहले एक तो ये गलतफहमी होती है लोगों के जहन में कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग डज नॉट मीन कि आपका एक क्वेश्चन ठीक है एक क्वेश्चन गलत है तो आपका ज़ीरो नहीं है। उसमें वो नेगेटिव मार्किंग की भी एक शरह मुकर्रर करते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था मोस्ट रिसेंटली, उसमें वो 1/4 थी। मतलब ये है कि अगर आपने एक एमसीक्यू ठीक कर दिया है तो आपके 4 एमसीक्यू गलत हो गए हैं, तो वो 0.25 के रेशो से आपकी जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग चल रही है। ठीक है, उसमें भी ये होता है कि मैं तो मतलब अपने स्टूडेंट्स को लाजमी ये कहता हूँ कि पहले आप फुली ठीक को अटैम्प्ट करें, लेकिन बाद में अगर आपको कोई थोड़ा सा डाउट भी है ना तो उसको भी टिक ज़रूर करें। ठीक होगा, यानी कि खाली कोई ना वहाँ पे छोड़ा, टिक लाजमी करें। क्योंकि जो थोड़ा सा आपका शकूको शुबात भी है ना उनमें ठीक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा मार्जिन आपने लेस दैन 10%, लेस दैन 20% रखना है। अगर आप सारा पेपर इस तरीके से अटैम्प्ट करके आ गए हैं तो देन तो वो फिर वो तुक्का ही है ना, चल गया तो चल गया। इसके एक जो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल वो ये चल रहा है, इसके मतलब लोगों के जहन में जो बहाम है वो 3 टाइम अपेयरेंस। अच्छा, 3 टाइम अपेयरेंस डज नॉट मीन के 3 टाइम अप्लाई। अपेयरेंस आपकी तब होती है जब आप टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट में आप क्वालिफाइड होते हैं या नॉन क्वालिफाइड होते हैं। अगर तो आप जो आपने टेस्ट दिया है उसमें आप क्वालिफाइड हुए हैं, आप इंटरव्यू के लिए चले गए हैं, देन आपकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। आप अल्लाह ना करे इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो आपकी ये समझा जाएगा कि आप अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गए। आपने अप्लाई किया लेकिन आप किसी ना किसी मसरूफियत की बुनियाद पर टेस्ट नहीं दे सके तो आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। चांस उसी सूरत में अवेल होता है जब आप टेस्ट में अपेयर होते हैं। ये कुछ लोगों के जहन में गलत फहमी होती है, तो ये बात भी है। दूसरी बात ये है, चांस के हवाले से एक और गलत फहमी लोगों के जहन में आ जाती है। वो ये समझते हैं कि जो एक आदमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एमफिल किया हुआ है ज़ूलॉजी में, तो ज़ूलॉजी का लेक्चरार का टेस्ट आता है या कोई ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट है, तो मैं वो टेस्ट में ज़ूलॉजी में अपेयर हो गया। ठीक है, उससे कुछ अर्सा बाद आ गया टेस्ट, वो पुलिस का टेस्ट था या किसी और महकमे का टेस्ट था। वो कहता है यार मैंने तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक दफ़ा पहले भी अपेयर हुआ हूँ। नो, आप जो पहले अपेयर हुए हैं ना वो आप हुए हैं ज़ूलॉजी के टेस्ट में। अभी आप जो अपेयर होने चाह रहे हैं वो फील्ड ही और है। तो पीपीएससी ये रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं रखता कि आप कितनी दफ़ा भी अपेयर हुए हैं। ये रिकॉर्ड महकमा रखता है। जब आप उस रेलिवेंट महकमे में उस रेलिवेंट सीट पर 3 चांसेस हैं। पहली दफ़ा आपने एचएम के टेस्ट के लिए अपेयर हुए हैं, अगली दफ़ा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट है आप उसमें अपेयर हुए हैं, आपका ये एक ही चांस है। एचएम का एक चांस गुजर गया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एक चांस गुजर गया। इस चीज़ को थोड़ा समझना और इसको सोचना ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि मैं लास्ट टाइम अपेयर हुआ था, मेरा एक चांस ज़ाया हो चुका है। अब देखना ये पड़ेगा कि जिसमें लास्ट टाइम अपेयर हुआ था अगर उसी में अब भी अपेयर हो रहा है तो फिर तो वो वाकई एक चांस है। सिंपल अगर बात करें वो सेम सीट के ऊपर अगर आप बार बार अप्लाई करें उसमें आपके 3 चांस है। हाँ। अगर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, या आपकी सीट चेंज हो रही है तो आपका वो चांस यानी कि ज़ाया नहीं है, आप नए चांस से आ रहे हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो चांसेस आपके सेव रहेंगे। मेरे ख्याल में जो टेस्ट पास करता है ना, जो टेस्ट लेता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी सीट के अगेंस्ट जो कैंडिडेट है ना उसको चेक करता है कि उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। कुछ एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। आप दुनिया में किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या टेस्ट में बैठ रहे हैं, वो एबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे बंदे में वो एबिलिटीज़ डिमांड की जाती हैं। वो एबिलिटीज़ कौन सी हैं? उनकी तादाद 10 है। उनमें सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको जो है ना वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज के बाद आपको जो है ना वो इंग्लिश उसका थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में न हो जितनी। उसके बाद उर्दू है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा उर्दू लिटरेचर है, इसमें पोइट्री है, इसमें नसर का हिस्सा है, उसमें जो है ना वो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, नज़में हैं, गज़लें हैं, कुछ शायरों के नाम हैं, कुछ मशहूर शोरा के कुछ शेर हैं,
उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आ जाता है तीसरे नंबर पर, इसका आ जाता है पाक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़। जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उसमें पाकिस्तान का जो है वो महल वकूअ है, पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसके मुतल्लिक है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो है ना वो सूरत हाल है उसके मुतल्लिक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जियोग्राफिकल नॉलेज, दुनिया में कौन सा मुल्क कहाँ पर है और किस खित्ते की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इन चीज़ों का इल्म होना हर बंदे के लिए लाजमी है। उसके बाद आ जाता है आपका इस्लामिक नॉलेज, ठीक है, अरकान इस्लाम है, कुरान है, हदीस है, ठीक है, इजमा है, सुन्नत है, ये सारी चीज़ें इनके मुतल्लिक नौ हो आपको होना लाजमी है। उसके बाद आ जाती है जनरल साइंस एबिलिटी। जनरल साइंस एबिलिटी जो है ना उसमें कोई आपको वो रॉकेट किस्म की साइंस या आपको कोई स्पेशलाइज्ड किस्म की साइंस का इल्म होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की साइंस है, ठीक है, डे लाइफ में जो आपको साइंटिफिक मेथड्स हैं, चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में आपको साइंस की नौ का होना लाजमी है। फिर आ जाता है करंट अफेयर, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, आपके प्रोविंस में क्या हो रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट की अहमियत क्या है आपकी कंट्री में, आपकी जो आपका प्रोविंस है उसकी आपकी कंट्री में क्या अहमियत है, आपकी कंट्री की वर्ल्ड में क्या अहमियत है। ये थोड़ी बहुत आपको जो है वो करंट अफेयर होना लाजमी है। आजकल क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आजकल आम हैं। उसके बाद जो नॉलेज आता है वो आता है जॉब बेस्ड, आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं उसका इल्म आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे जो बुरा ट्रेंड है ना वो ये है कि जो लोग इस वक्त पीछे लगे हुए हैं बुक्स के, वो कारवान वालों की बुक बहुत अच्छी है, डॉगर वालों की बुक बहुत अच्छी है, क्रिएटिव वालों की बहुत अच्छी है, सारी बुक्स ही अच्छी हैं, पास पेपर बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इतना बताती हैं कि टेस्ट होता कैसा है। इसके लिए आप यानी कि कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उस टेस्ट के लिए यानी कि काबिल हैं। अगर आपके अंदर वो नॉलेज है, वो एबिलिटी है, तो फिर आपको बुक्स यानी कि किसी किस्म की बुक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बिल्कुल रेलिवेंट्स बुक्स जो है ना वो पढ़ें आप। जो किताब आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इल्म दे, जो किताब आपको उर्दू लिटरेचर के बारे में इल्म दे, वो किताबें पढ़ें, ना कि वो किताब जो उस टेस्ट के लिए लिखी गई है। उस किताब को अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपका मकसद सिर्फ इतना सा होना चाहिए, ये देखना कि टेस्ट होता कैसा है। अच्छा सर, आपने टेस्ट की जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की हमारे साथ, लेकिन फिर भी बहुत से दोस्त हैं जो पूछते हैं कि प्लीज़ कोई बुक्स का गाइड करें, कौन सी बुक से हम देखें टेस्ट। तो उसके बारे में कोई आप बुक रिकमेंड करना चाहते हैं व्यूवर्स को कि ये बुक्स जो है वो आप पढ़ लें तो बेटर है? अच्छा, एक चीज़ देख लें, याद रखें, जो टेक्स्ट बुक होती है ना उनमें बड़ा नॉलेज होता है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक तो हमारी चलती है FA तक, FA के बाद होती हैं रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है, उनको अलाइड मटेरियल है, या आपके पास रिकमेंडेड बुक्स हैं, अलाइड मटेरियल है, या जो हमारे पास उर्दू अदब की बुक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं, शेक्सपियर है, मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरीके से बुक्स हैं, वो हैं, वो डेली डे में रूटीन बनानी चाहिए, ठीक है ना। वो तो हमारी रूटीन सेट होनी चाहिए कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ें और इस चीज़ को बर्डन नहीं बल्कि अपना शौक़ बनाएं, फिर ही कुछ हो सकता है। ठीक हो गया। तो सर टेस्ट के बाद अब दूसरा मरहला जो हमारे पास आता है वो आता है इंटरव्यू का। तो अगर कोई बच्चा जो है वो टेस्ट क्लियर कर लेता है, उसके बाद इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसे वो नोट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए जिस बेस पे उसका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, जो इंटरव्यू में है ना उसमें कुछ चीज़ें तो वही होती हैं जो कि टेस्ट में होती हैं, ठीक है, जिनकी बात मैंने टेस्ट में की है। सबसे पहले इंटरव्यू में आपकी जो चीज़ चेक की जाती है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ड्रेस एज वेल एज एड्रेस। मुझे एक बात याद आ रही है कि अरस्तू के सामने एक आदमी बड़ा वेल ड्रेस होके आया, उसने अच्छे सूट बूट पहने हुए थे, कुछ देर खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद उसने कहा था कि कुछ बोलिए ताकि पता चले आप कितने तालीम याफ्ता हैं। हमारा ड्रेस जो कुछ लोगों को बताता है, हमारी बातें उससे ज़्यादा चीज़ें लोगों को बताती हैं। और इंटरव्यू टोटली बेस्ड अपॉन कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया है। एक बात याद रखें, द नॉलेज दैट यू हैव मस्ट हैव इट्स रिफ्लेक्शन। अ नॉलेज विदाउट रिफ्लेक्शन इज़ टाइम वेस्ट एंड अ रिफ्लेक्शन विदाउट नॉलेज इज़ डेंजरस। आपका जो इल्म है, जो आपने हासिल किया है, उसका रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। मुआशरे को आपकी तालीम से क्या है? जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी,
उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। हमारा मुआशरे में फ़ायदा तो सिर्फ इस बुनियाद पर है ना कि हम अपने नॉलेज की रिफ्लेक्शन दें, हमारा नॉलेज यूज़फुल और फ्रूटफुल हो। फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो हमारे पास रहते हैं उन्हें अगर फ़ायदा नज़र आएगा तो ही पता चलेगा ये बंदा पढ़ा लिखा है और ये यानी कि मुआशरे में कोई फ़ायदा दे रहा है। पर्सनैलिटी के बाद जो चीज़ चेक की जाती है वो जनरल नॉलेज होता है आपका, इसी तरीके से वो डिस्कस हो चुका है पहले। इसके अलावा करंट अफेयर का नॉलेज है, इसके बाद इस्लामिक नॉलेज आपका चेक किया जाता है, कंप्यूटर स्किल्स कुछ थोड़ी बहुत चेक की जाती हैं आपकी। इसके बाद आपका चेक किया जाता है कि आप डेली डे लाइफ में आपके हॉबीज़ क्या हैं वो देखा जाता है। एक चीज़ जिस पर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ वो होती है साइकोलॉजी, और मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके आगे उनको ये कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजी के लिए कोई तैयारी ना करें। वहाँ पर इतने बड़े साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं कि आप अपनी असलियत को नहीं छुपा सकते। झूठ बोलने की या अपने आप को फेक तरीके से पेश करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हैं जाएं। उसे यानी कि अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन है उससे बेहतर करेगा, देन वो यानी कि अच्छा वहाँ पे इंटरव्यू में दे सकता है रिस्पांस, नहीं तो वो जो है वही नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी डेवलप होने में साल हा साल लग जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो माँ की गोद से लेके आपके एंड वाले डेज तक चलती हैं, रोज़ाना बंदा सीखता रहता है। इसके बाद जो चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी के बाद वो होती है एबिलिटी टू मैनेज। जो मैनेजमेंट्स पोस्ट हैं जैसे प्रिंसिपल की है या किसी अदारे के हेडमास्टर की है या आपकी एसएचओ की है, सब इंस्पेक्टर की है, इंस्पेक्टर की है, तो वो लोग जब इस तरह के टेस्ट लेते हैं, उसके जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें वो चेक करते हैं कि हाउ मच एबिलिटी यू हैव टू मैनेज। आप सिचुएशन में मैनेज कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर आप बहाना नहीं कर सकते कि जनाब ये चीज़ होती तो मैं बहुत अच्छा मैनेज कर सकता था। हालात जो हैं वो सबके सामने हैं, आपने मैनेज है। उसके बाद होती है एबिलिटी टू कंट्रोल। आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपके सामने चीज़ें, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, उन चेंजिंग सिनेरियोज में आपने कंट्रोल कैसा करना है, ये आपकी कंट्रोल एबिलिटी चेक की जाती है। सबसे जो अहम एबिलिटी वो चेक करते हैं ना, एबिलिटी टू अडेप्ट। अब आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, आप चीज़ों को कितना अडेप्ट कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात बहुत अच्छी है, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। कौमों की ज़िंदगी में सबसे कठिन मरहला यही होता है कि जब हालात चेंज हो जाते हैं तो वो उनको गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो वो बड़ा प्यारा शेर है, वक्त जैसा भी सही शिकवाए हालात बजा, आप तदबीर से तकदीर बदल सकते हैं। तो वो अडाप्टेबिलिटी इसी चीज़ का नाम है। जो बंदा अडाप्ट कर सकता है, मेरी बात याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा जो गुर है ना, वो अडाप्टेबिलिटी है। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सही हो गया। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि सर ने बहुत अच्छी हमारे साथ बातें की, जितना भी यानी कि पीपीएससी का नॉलेज इनके पास था इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, इंटरव्यू कैसे देते हैं, टेस्ट कैसे देते हैं, उसके लिए कौन सी बुक्स जो है वो आप यूज़ करें, ठीक है, कौन सी बुक्स जो है वो ना यूज़ करें, सारी डिटेल इन्होंने हमें यहाँ पे दी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों में वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।